Good morning students. Hope everyone is fit and fine and अपनी बेस्ट कैपेसिटीज तक आप काम कर रहे होंगे. मीटिंग आफ्टर सम टाइम एंड कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर. होप आपको और अच्छा जानने को मिले और आपकी क्वेरीज भी आएंगी तो मुझे भी समझने का मौका अच्छा मिलेगा. राइट. लास्ट क्लास में सर ने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ करंट. राइट. आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. राइट. सो टू स्टार्ट विद हम मैक्सवेल्स इक्वेशन से शुरू करते हैं. 2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं. मैक्सवेल ने जितने भी साइंटिस्ट ने अलग अलग फाइंडिंग्स करी थी, लॉज बनाए थे, उन सबको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद वो चाहता था कि सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उन इक्वेशन से, सम हैंडफुल ऑफ इक्वेशन से कोई भी लॉ, कोई भी फिनोमिना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सप्लेन हो जाए. तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशंस सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो अलॉन्ग विद द इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कामयाब है. कोई भी फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड. तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर बेसिकली द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एटसेट्रा. राइट. सारी चीजें जो है इन हैंडफुल ऑफ लॉज से ही हम डिस्कस कर सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो कुछ हो रहा है, चाहे फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स या वेरी कैसे कर रही हैं या मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे वेरी कर रही हैं, ऑल द फिनोमिना रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड विद दिस सेट ऑफ 4 इक्वेशंस एंड दोज आर 4 इक्वेशंस आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस. सो वन बाय वन एक एक करके हम उनको देखेंगे. राइट. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है, सब इक्वेशंस अभी तक आप पढ़ चुके हो, सारी की सारी इक्वेशंस पढ़ चुके हो. नो द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिवाइज और आपके सामने रखूंगा फटाफट से. तो पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल की है, दैट इज गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है? बेसिकली द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over the closed surface S is equal to net charge enclosed divided by epsilon naught. The surface integral of electric field is equal to the net charge enclosed by epsilon naught. This is Gauss's law in electrostatics. The second equation, E dot ds, right? Second equation is, ये सब आप ऑलरेडी 4 यूनिट्स के अंतर्गत पढ़ चुके हैं. गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये किस चीज के बारे में बात करता है? वेक्टर बी डॉट डीएस ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू 0. इसमें बेसिकली हमें क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है, वो ये है, this is nothing but electrostatic flux. This is nothing but magnetic flux. Magnetic flux क्या होता है? Magnetic lines passing through a surface, piercing through a surface. तो यहां पे जो magnetic flux है, that is 0. ठीक है. तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. मैग्नेटिक मोनोपोल्स नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. अगर कभी भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करेगा तो इट विल ऑलवेज बी अकम्पनीड विद नॉर्थ एंड साउथ पोल. कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ओनली किसी मैग्नेटिक मटेरियल में नॉर्थ पोल मौजूद हो, साउथ पोल ना हो. तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस को ये बोलता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. राइट. जैसे अगर कोई मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा. अगर हम इसको कंप्लीट किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दे, ठीक है, विच इज एनक्लोजिंग सम वॉल्यूम, तो हम जानते हैं इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंडिंग एट साउथ. तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से बाहर जाएंगी
पियर्स करके, ठीक है, उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करेंगी थ्रू द सरफेस। तो दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण दे विल एड अप एंड द रिजल्ट विल बी जीरो। सो दिस इज बेसिकली कि ये मैग्नेटिक मोनोपोल्स नाम की चीज कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इससे एक बड़ा सिग्निफिकेंस ये निकल के आता है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव स्टडीड, सो ये दो इक्वेशंस हैं E डॉट ds एंड B डॉट ds। रिमेंबर रखने के लिए भी आपको आसान रहेगा। E डॉट ds हो गई एंड B डॉट ds हो गई, एंड बोथ आर कैलकुलेटेड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, राइट। थर्ड इक्वेशन जो मैक्सवेल की है, बेसिकली इट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा है 4th यूनिट के बिगिनिंग में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस इज नथिंग बट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। ये किसकी जानकारी देता है? कुल मिलाके तो ये बात करता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ that is equal to minus rate of change of magnetic flux phi b, right? Minus sign gives the direction, ठीक है, लेंज़ लॉ के आधार पर it always opposes its cause। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, है तो ये पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज ए पोटेंशियल, राइट, या पोटेंशियल डिफरेंस। सो हाउ कैन वी राइट दिस? We have studied in potential, electric potential chapter, that we can write this as line integral of electric field over the closed path C, right? ये हमने पढ़ा है स्पेशली। तो line integral of electric field over the closed path C is equal to minus d by dt of phi b. This is Maxwell's third equation, Faraday's law of electromagnetic induction, right? E dot dl over the closed path C, ठीक है। अच्छा, इसका एक और लिखने का तरीका हम देख लेते हैं, और वेक्टर E dot dl will be equal to minus d by dt of phi b को हम कैसे लिख सकते हैं? ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो कुल मिलाके हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट ds ओवर द क्लोज्ड पाथ C, ओवर द क्लोज्ड सरफेस S, राइट। So this is the Maxwell's third equation, और इसमें मैं यहां पे कंपाइल करके लिख देता हूं, तो दिस इज नथिंग बट वेक्टर E डॉट dl के बारे में बात करता है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट इक्वेशन मैक्सवेल की, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और अभी अभी जस्ट रिसेंटली आपने एक दिन दो दिन पहले पढ़ी है, कल ही पढ़ी है ये बेसिकली इक्वेशन, और वो है हमारी मैक्सवेल्स मॉडिफाइड, मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने जो मॉडिफाई किया था एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड विच इज वी नो दैट इट इज गिवन बाय वेक्टर B डॉट dl इज ओवर द क्लोज्ड पाथ C इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID, राइट। इसको अगर और ठीक से लिखें, म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। यहां पे क्या बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ C इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ टू करंट्स। एम्पियर सर्किटल लॉ यहां तक रुक गया था, म्यू नॉट टाइम्स I इज द करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट था, ऐसा नहीं कि गलत था लॉ, उससे भी बहुत सारे
जितने भी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकल गए हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, क्लोज लूप, इन सब के कारण हम लोगों ने देखा, सिलिंड्रिकल वायर्स, तो इन सब के कारण हमने देखा थियोरेटिकली वी वर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, करेक्ट रिजल्ट्स, बट अटक गए थे आगे कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में। तो हमारे को एक नई चीज पता लगी कि वो थी तो करेक्ट लेकिन इनकम्प्लीट थी, इनकंसिस्टेंट थी, तो उसको कंप्लीटनेस दी मैक्सवेल ने, और जो लॉ बना फिर मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पीयर सर्किट लॉ, इट इज द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। So that is mu naught IC plus epsilon naught d phi E by dt, where ID is the, एक नया करंट के बारे में पता चला था, that is the displacement current। ये वायरलेस करंट है, ये एक ऐसा करंट है जिसमें हमें किसी वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका कारण क्या होता है? कारण होता है द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस रीजन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की कॉन्सेप्ट या डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है, राइट। तो और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं उनमें अगर कोई रीजन है और इस रीजन में कंडक्टिंग मीडियम भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है, कंडक्टिंग मीडियम जो कंडक्ट कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप जानते हो डाइलेक्ट्रिक्स जो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं लेकिन वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उसमें कंडक्शन करंट डोमिनेट करता है, और अगर हमारा कंडक्टिंग मीडियम होगा तो उसमें कंडक्शन करंट डोमिनेट करता है, कुल मिला, ठीक है। तो जो ये कैपेसिटर के हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था, कल ही आप लोगों ने जो पढ़ा था, तो ये कैपेसिटर है, तो इसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये तारें कनेक्ट होती हैं एक्सटर्नल सर्किट, ये जो हमारा कनेक्टिंग वायर्स हैं ये कंडक्टर्स हैं। तो इस कंडक्टर्स में क्या फ्लो करता है, अगर मान लो इस प्रकार से हम ले लें, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो इस वायर्स में कंडक्टिंग वायर्स में कंडक्शन करंट फ्लो करता है, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, राइट। तो ये है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशंस अलोंग विद द लॉरेंट सोर्स इक्वेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं इस फोर्थ इक्वेशन को भी यहां पे लिख देता हूं, B डॉट dl ओवर द क्लोज्ड पाथ C। तो ये 4 इक्वेशंस कैसी हैं? E डॉट ds, B डॉट ds, E डॉट dl, B डॉट dl, E डॉट ds, B डॉट ds, E डॉट dl, B डॉट dl, right? So this is Gauss's law in electrostatics, this is Gauss's law in magnetism, this is Faraday's law of electromagnetic induction, and this is Maxwell's modified ampere circuital law, right? So इतना हम जब हम पढ़े हैं तो ये उसमें डिटेल में हमने सारा कुछ देख लिया है, जस्ट हमने ये कंपाइल करनी थी। तो फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है अलोंग विद द लॉरेंट सोर्स इक्वेशन वेक्टर QE प्लस Q vector V cross B, this set of 5 equations complete description दे देती हैं हमें सारे लॉ, any law in electromagnetism can be explained with the help of these set of equations, and these 4 equations are called Maxwell's equations, और ये लॉरेंट सोर्स इक्वेशन अलग से। क्लियर हो गई बात? सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल्स इक्वेशन। थ्योरेटिकल टॉपिक है आज का जो भी चलेगा, इसमें नथिंग टू डू विद एनी एप्लीकेशन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, बट इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कैसे होती हैं, राइट? तो टू स्टार्ट विद हम बेसिक चीज से शुरू करेंगे, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है देन इट इज एसोसिएटेड विद ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों ओर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वो फर्स्ट यूनिट थी हमारी। जब यही चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी रिमेंबर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड से मूव करने लग जाए, then it is associated with both electric field and magnetic field, right? yes, जब सेकंड यूनिट आ गई थी हमारी तो उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था, मूविंग चार्जेस, करंट्स, करंट के साथ एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? जब यही चार्ज, थर्ड है, थोड़ा सेपरेटली लिख देता हूं, जब यही चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए, राइट, इट हैज सम एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी
या तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेंज होना वेलोसिटी का। तो अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है, राइट, तो दिस चार्ज इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस it also starts radiating energy. It also starts radiating energy. और ये जो एनर्जी रेडिएट करता है किस रूप में करता है? It starts radiating energy in the form of electromagnetic waves, right? तो अब हमें एक चीज तो समझ में आ रही है, यहां से फाइनल कर दिया कि एक्सेलरेटेड चार्जेस कारण होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन के, प्रोडक्शन के, पैदा होने के, राइट? सो अब जरा फोकस करते हैं मेन पॉइंट पे, एक्सेलरेटेड चार्जेस, ठीक है? तो प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे पॉसिबल होती होंगी? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ सर्किट्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स, ठीक है, अभी बात करेंगे। यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, याद रखना, स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं जिनमें चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है? चार्जेस एक्सेलरेट होने का मतलब दैट मीन्स समथिंग मस्ट बी ऑसिलेटिंग, क्योंकि यदि अगर हम किसी चीज की अगर ऑसिलेटिंग कोई चीज है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था, ऑसिलेटरी मोशन जो होती है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? एट एवरी इंस्टेंट हमारी वेलोसिटी एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट, ठीक है? तो देयरफॉर ऑसिलेटिंग चार्जेस को हम लोग यूज करते हैं, ऑसिलेटिंग चार्जेस को, और ये ऑसिलेटिंग चार्जेस एक्सेलरेटेड चार्जेस का काम करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन को कैरी करते हैं अपने में, ठीक है? एंड देन दे जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब ये ऑसिलेटिंग चार्ज कहां पे देखने को मिलता है? ऑसिलेटिंग सर्किट में देखने को मिलेगा, राइट? ये जो ऑसिलेटिंग चार्ज है ये ऑसिलेटिंग सर्किट में, अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि ऑसिलेटिंग सर्किट्स हमने कहां पे पढ़े हैं? वेरी गुड, कईयों ने ठीक सोचा है। हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट देखा था, एलसी सर्किट्स। तो हमने उसमें पढ़ा था अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। अगर हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट हो इन विच वी हैव एन इंडक्टर, राइट, कनेक्टेड विद ए कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर को हम चार्ज कर दें, ठीक है, और फिर कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके यदि हम एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दें, देन व्हाट हैपेंस इज, पहले इसके अंदर 100 जूल की इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड है, तो अब ये डिस्चार्ज होने लगता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बढ़ती जाती है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कम होती जाती है, यहां पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी 0 हो जाती है, यहां पे 100 हो जाती है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी चार्जिंग चालू हो जाती है, फिर से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ने लगती है और इसकी कम होने लगती है। तो होता क्या है इस सर्किट में, कुल मिला के ये किसी झूले की तरह खुद ब खुद मैकेनिकली ऑसिलेट नहीं करता। बच्चों को ये बड़ा दिमाग में वो रहता है कि ये सर्किट्स ऐसे कुछ झूलते होंगे, ऑसिलेट करते होंगे। नो नो नो, इसमें जो फैक्टर ऑसिलेट करता है या झूलता है वो होता है एनर्जी। वो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इन दोनों के बीच में, राइट? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड यहां पे इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर होती है इंडक्टर में। तो ये एनर्जी ही इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। तो ये ऑसिलेशंस इन द एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं। तो होता क्या कुल मिला के इसमें, अब यहां पे जो चार्ज है, ठीक है, इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इस वायर में जो करंट दौड़ता है कुल मिला के वो चार्ज आपने पढ़ा होगा, फॉलोज द इक्वेशन Q इक्वल टू Q नॉट कॉज ओमेगा टी। इस प्रकार से ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी स्टडी करी हुई है, ठीक है? Q इक्वल टू Q नॉट कॉज ओमेगा टी, यानी कि चार्ज जो है साइनोसॉइडली टाइम पर डिपेंडेंट होता है, राइट? तो ये एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है। तो इसमें जो चार्ज फ्लो करता है,
Q is the charge on the plates of the capacitor at any time t, ठीक है। तो वो t टाइम के एंड Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो विद टाइम चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। तो इसमें चार्जेस आर इन ऑसिलेटरी मोशन, राइट। तो देयरफॉर अब ये LC ऑसिलेशंस that gives rise to oscillating circuits, gives rise to oscillating charges, and those oscillating charges are nothing but accelerated charges, और यही accelerated charges होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करते हैं, राइट। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट। हम स्टडी क्या कर रहे थे, याद करो, हम स्टडी कर रहे थे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सोर्सेज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैदा होने की स्रोत क्या है, पैदा कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो पैदा होती है एक्सेलरेटेड चार्जेस या ऑसिलेटिंग चार्जेस से। और भी कई मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत सारी प्रकार की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अलग अलग प्रकार से मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक कॉमन फिलॉसफी जो सब में फॉलो होती है, इट इज दिस फिलॉसफी, दैट इज ऑसिलेटिंग और accelerated charges produce electromagnetic waves। क्लियर हो गया अच्छी तरह से, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ लेना, हम डिस्कस कर लेंगे उसको। कोई भी थियोरेटिकल पार्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, वी कैन डिस्कस इन द जूम क्लासेस, राइट। तो आपने उसमें हेसिटेट नहीं करना है। तो दिस वाज द टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नथिंग, कुछ बहुत हाई फाई चीजें नहीं है, आराम से ग्रास्प हो जाती हैं, बट आपने ग्रास्प करनी है सारी की सारी, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। देन आता है, आई टॉक अबाउट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, राइट। अच्छा, अच्छे से समझेंगे इसको, क्या चीज इसमें होती है एग्जैक्टली। मैक्सवेल ने बेसिकली 1865 में, 1865 ही होगा वो, मैक्सवेल ने 1865 में प्रिडिक्ट कर लिया था, इन मैक्सवेल्स की जो हमने पहले देखी 4 इक्वेशंस, इनसे प्रिडिक्ट कर लिया था उसने कि ऐसी कोई वेव्स हो सकती हैं पॉसिबल। उस वक्त खोज नहीं हुई थी, ठीक है, पता नहीं लगाया गया था। तो उन सिर्फ इक्वेशंस के आधार पर थियोरेटिकली उसने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी कोई वेव्स हैं जो ऑसिलेटिंग चार्जेस एमिट के द्वारा एमिट हो सकती है, ठीक है। उसने सिर्फ पॉसिबिलिटी थियोरेटिकली रखी थी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट पता लगा पाया या डिटेक्ट कर पाया या प्रोड्यूस कर पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, वो किया गया। तो आफ्टर 22 years इन द